ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर के द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और आपके सुझाव अनुसार इसका लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे और पोस्ट भी यूट्यूब पर करते रहे। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृढ़ पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से और उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। सामान्य भाषा में हम दैनिक पंचांग को मुहूर्त का विषय मानते हैं, किंतु यह मुहूर्त से भी बढ़कर है और यदि देखा जाए तो पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है बल्कि हमारा निर्णय क्षमता को और सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा का के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। और इस तथ्य हम पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। यह पुनः बताते चले कि पंचांग के हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ रखता है करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में यह सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पंचांग की महत्ता को बताते हुए पंचांग के बाकी अंगों पर जो हमारी प्रस्तुति है उस पर चलते हैं। पहले भाग में स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग में। आज का पंचांग कुछ इस तरह से है। तिथि 10 मई 2025, माह वैशाख, शुक्ल पक्ष, 1947 शाका संवत, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:07 पर, सूर्यास्त 6:25 पर। सनराइज एट 5:07 AM, सनसेट एट 6:25 PM। दिशा शूल पूर्व है। फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता है। पंचांग के 5 अंक, वार शनिवार, तिथि संध्या 5:09 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र कल भोर में 3:15 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति, योग कल भोर में 4:01 तक सिद्धि, उसके बाद व्यतिपात और करण संध्या 5:29 तक तैतिल और तत्पश्चात कल सूर्योदय तक और उसके बाद भी गर्भ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखें भोलेनाथ को याद कर कि उनका वास आज कहाँ है। जय भोलेनाथ। तो शिव का वास जब तक त्रयोदशी तिथि है यानी संध्या 5:09 तक वे वृषारूढ़ पर हैं, नंदी पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए अति उपयोगी है। तत्पश्चात जब चतुर्दशी तिथि का आरंभ होता है वे भोजन स्थल पर हैं
जो शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:13 तक। अमृत काल रात्रि अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:13 तक। अमृत काल रात्रि 8:01 से रात्रि के ही 9:50 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग कल भोर में 3:15 से 5 बजे तक। रवि योग 5:07 से प्रातः से 3:15 तक यानी कल भोर तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:52 तक। गोधूली बेला संध्या 6:24 से 6:45 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। देर रात्रि में या रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक तंत्र मंत्र साधना आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा अशुभ राहु काल प्रातः 8:26 से 10:26 तक। राहु काल पर उसके साप्ताहिक कैलेंडर हमने पोस्ट किया है और कब राहु काल हमारे कार्यों में बाधक नहीं बनता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आदि सभी अलग से हम संकलित कर पोस्ट किए हैं राहु कैलेंडर के नाम से। तो राहु काल प्रातः 8:26 से 10:06 तक। गुलिक काल प्रातः 5:07 से 6:47 तक। यमगंड अपराह्न 1:26 से 3:06 तक। और वर्जी मुहूर्त प्रातः 9:11 से 10:59 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति को यदि देखें तो आज चंद्रदेव अपने कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और इस प्रकार वे शुक्र की राशि में उनका भ्रमण होगा। यह दिन के 1:42 पर होगा। और इस प्रकार अभी फिलहाल जो ग्रहों की शक्ति विशेष और बाकी सभी ग्रह अपने पूर्ववत राशियों में है। सूर्य मेष में, मंगल देव कर्क में, बुध देव मेष में, बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्र देव मीन में, शनि देव मीन में, राहु देव मीन में और केतु देव कन्या। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में स्वराशि में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है। उसके बाद बुध और मंगल की ग्रह की राशियों में 2-2 ग्रह है। और शेष राशियों में सूर्य और शनि को छोड़कर 1-1 ग्रह। बृहस्पति वृषभ राशि में है जो शुक्र की राशि है। और शुक्र मीन राशि में है जो बृहस्पति देव की राशि है। इसलिए बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में शनिदेव 1 ग्रह है। चंद्र, राहु और बुध इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र ग्रह है। इस प्रकार शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रह चंद्र, राहु, बुध के को छोड़
बाकी ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम दूसरे भाग में चलें, जो कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम देखते हैं। इसके पूर्व हम एक चीज छूट रहा था, ग्रहों के गोचर तालिका मई 2025 का। बृहस्पति देव 14/5 को, सूर्य देव 15/5 को, बुध देव 23/5 को और शुक्र देव 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, अपने वर्तमान राशि से अगली राशि में जाएंगे। वहीं राहु देव 18, राहु और केतु देव 18/5 और 29/5 को, 18 रूप से वो आंशिक रूप से और सही मायने में 29/5 को अपनी वर्तमान राशि से उसके पिछली राशि, क्योंकि ये रेट्रो चलते हैं, उस घड़ी की दिशा में बढ़कर क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार शनि और सूर्य की राशि में जो अभी कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु आकर विराजमान होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। हमने जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनके हैं उनके नक्षत्र समूह की चर्चा की, और यह एक नया शब्द आया, यह अद्भुत पद्धति है, इस पर थोड़ा ध्यान देने योग्य है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल हम देखा करते हैं, और चूंकि यह अद्भुत पद्धति है इसलिए इस पद्धति को नवतारा चक्र बोला जाता है, और इस पर हमने अलग एक वीडियो डाला है, और आपका सुझाव जब आया तो हमने कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी डाले। वास्तव में नवतारा चक्र जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र से संबद्ध ग्रहों को संबद्ध रखकर व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का आकलन करते हैं, उससे जीवन में लोगों से जो संपर्क हो उनसे कैसा संबंध होगा उसका देखते हैं, दशा महादशा का फल देखते हैं, ग्रहों के गोचर के अनुसार कैसा फल होने वाला है वह देखते हैं, आदि आदि। तो संक्षेप में बताते चले, चूंकि इसकी महत्ता काफी अधिक है और आपसे आग्रह है कि उसे जरूर देखें। एक बार अगर समझ में आ गया फिर आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, सकारात्मकता और जो जो आपके लिए शुभता है वह ज्यादा बढ़ सकती है। तो पहले आप खुद समझें और अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं को भी साझा करें और उन्हें भी अगर समझने में मदद करें। यदि समस्या कुछ हो तो हमसे संपर्क आप कर सकते हैं समझने में। तो संक्षेप में बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं जिनकी क्रम संख्या निर्धारित है, यानी उनका जो संख्या है वह 1 से 27 तक हुआ करती है, उनका निर्धारित संख्या है, और ग्रह कुल 9 ही होते हैं। चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल की का निर्णय करते हैं, उनके अनुसार ही होता है। ग्रह अपना फल नहीं दे पाते, अपने नक्षत्रों के अनुसार ही फल देते हैं। तो 27 नक्षत्र, ग्रह 9, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे इसके लिए ग्रहों नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया। 1 से 9 तक जो उनकी क्रम संख्या हुई पहले श्रेणी में,
दूसरे ग्रुप में या श्रेणी में कहिए 10वां से 18वां, और तीसरे में 19वां से 27वां। जब इन श्रेणी को इस तरह से रखा गया और ग्रहों की जो क्रमवार स्थिति हुई वह महादशा के अनुसार हुई। इस प्रकार हम ग्रहों की स्थिति को महादशा के अनुसार जब ग्रह को रखा गया, जो क्रमशः केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, इसी क्रम में ग्रहों को रखा गया। और नक्षत्रों का जो पहला समूह हुआ, यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला, 10वां और 19वां का स्वामित्व पहला ग्रह को दिया गया, केतु को। और इसी क्रमानुसार तीसरा, जो कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ बने, उनका स्वामित्व सूर्य को दिया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़े पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाषाढ़, भाद्रा, जो कि 7वां नक्षत्र बने, 7वां, 16वां और 23वां, 7वां, 16वां और 25वां ये बने। इनका स्वामित्व बृहस्पति को दिया गया और 9वां, 18वां, 27वां का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। तो इस तरह से ग्रहों के और नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया, ग्रहों नक्षत्रों का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। अब इससे आगे का जो जो पॉइंट है, इसे ज्यादा ध्यान से सुनने के लिए है, ताकि फलित हम कैसे करते हैं। फलित करते समय ये हम देखें कि चंद्रमा, जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और या उनका नक्षत्र से स्वामी कौन है, या नक्षत्र समूह के स्वामी कौन। तो जो हम उनके नक्षत्र स्वामी को देखेंगे, गणना वहीं से आरंभ होती है। और जब वहां से गणना हम आरंभ करेंगे, तो पहला जो ग्रह होता है, जो नक्षत्र स्वामी बने, वे मिश्रित फल देते हैं। और वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बने, वे पीड़ादायक होते हैं, बाधा देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं लाइफ का, जीवन का। तो सातवां जो है ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। इसलिए वैसे जब ग्रह आपके दशा महादशा में हो तो सावधान रहना चाहिए। तीसरा, पांचवा और सातवां पहला मिश्रित फल देंगे, तीसरा, पांचवा, सातवां ज्यादा कष्ट, मतलब बाधक और कष्टदायी हो सकते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये सुफलदायी होते हैं। तो जन्म कुंडली में यदि ग्रह की स्थिति खराब है, आप देखिए किसको चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, और उसके अनुसार ग्रहों की स्थिति को भी देख सकते हैं कि वो ग्रह आपके लिए सुफलदायी है या कैसे। अब चंद्रमा के गोचर, इसको इसी को नवतारा चक्र बोलते हैं, लेकिन गोचर के अनुसार हमने टेबल बनाया है, ये मेहनत करके बनाया है। और ऊपरी जो पहला रो है वो है चंद्रमा के गोचर का नक्षत्र। और पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम तो कुछ नहीं है, दूसरा कॉलम जो है तारा बलम, बलम के नीचे वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह उस नक्षत्र का नाम है। और रो और कॉलम को मिलाएं और तब पता चलेगा कि आपका जन्म पत्रिका में चंद्रमा आज के बारे में क्या फल दे रहे हैं। तो 3:15 तक चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। चित्रा नक्षत्र में होंगे। सॉरी, 3 बजे तक
चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र में होंगे। यहां पर हमने, मेरी भूल हुई है। और इस चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा जो है यहां पर रहेंगे चित्रा नक्षत्र में 3 बजे तक। उसके बाद ही चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में आएंगे। तो आप जातक जिस नक्षत्र में जन्मे हो उससे देख लें। यदि कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं जातक, तो यदि कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ जातक का, तो देखिए कि चित्रा नक्षत्र में विपत्त है, यानी 3:15 भोर तक यह समस्या है। और इसके बाद यह स्थिति सुधरती है, यानी 3:15 के बाद क्षेम हो जाता है उनके लिए, जो कि सुबह है। 3:15 के पूर्व यह विपत्त का कारक है। यदि इनका जन्म कृतिका के नक्षत्र में हुआ है, तो इस तरह से रो कॉलम को हम मेल करके देखते हैं। यह आपके लिए इस तरह से आप देखें, यह जो सारणी है यह आपके लिए उपयोगी होगा, यह हमारा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति में हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इसको हम ठीक नहीं कर पाए। जो कॉलम सेलेक्ट, रो सेलेक्ट हमको करना था, और यह इसमें अभी नहीं भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा चित्रा में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद सतविशा में जाएंगे, स्वाति में जाएंगे। तो इसी कॉलम को हमको देखना है 3:15 के बाद। तीन बजकर 15 मिनट तक के बाद उस 3:15 तक के बाद आद्रा नक्षत्र में, यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, और इसी के अनुसार फल देंगे। तो इसी से हम रो को निकालते हैं और देखते हैं, और फल निकालते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। किसी जातक का जन्म यदि चित्रा ही नक्षत्र में हुआ है, तो उसके लिए जन्म नक्षत्र जो है वह मिश्रित फल देगा। और उसके बाद जो दूसरा नक्षत्र होता है, ग्रह बनता है, वह संपत है, यानी शुभ फलदायी। और इसी तरह से हम हर ग्रह नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हम इस सारणी से आकलन कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग की प्रस्तुति हम यहाँ समाप्त करते हैं। तीसरे भाग में हम आपको ले चलते हैं। जो तीसरे भाग में हम ले चलते हैं जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल है। तो आज चंद्रमा कन्या राशि में से 1:42 पर तुला राशि में जाएंगे, और इस कन्या राशि में जब तक हैं रात दिन के 1:42 तक, तब तक मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि वालों के लिए शुभ फलदायी होंगे। और तुला राशि में जब जाने के बाद मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए उत्तमता के संकेत हैं। शेष राशि वाले पर सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले भाग में ले चलते हैं आपको। चौघरिया मुहूर्त, यह एक मुहूर्त है। यह शुभ और अशुभ काल दिखाता है कि कोई विशेष कार्य करने के लिए। और
यह जो है काल जो यह जो समय होता है, इससे हम विशेष कार्य संपन्न कर सकते हैं, और इसकी जानकारी हमें, इसका उपयोग कर हम विशेष लाभ ले सकते हैं। चौघड़िया मुहूर्त शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। कोई भी शुभ काम करने के पहले इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह पूजा पाठ से संबंधित हो, धर्म कर्म से हो, या अन्य कार्य आरंभ नए कार्य आरंभ करने से संबंधित। यदि आप तो कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहें, नहीं देख सकते कतिपय कारणों के कारण, तो आप कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता अधिक देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग चौघड़िया मुहूर्त पर प्रस्तुति डाला। हिंदी में वह चौघड़िया की उपयोगिता, और अंग्रेजी में चौघड़िया की यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप जरूर इसे सुने, उसमें विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया है। संक्षेप में यहां बताते चले कि कुल सप्ताह के 7 दिन होते हैं, किंतु चौघड़िया 8 होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है, आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। चूंकि इनका साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और हर सप्ताह के अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं, उनके ग्रह अलग अलग होते हैं, रूलिंग प्लैनेट अलग अलग होते हैं, शासक ग्रह अलग होते हैं, इसलिए उनको देखते हुए अलग अलग ग्रहों को अलग अलग विशेष कार्य दिए गए, जो उन ग्रहों से संबंध रखते हैं। और इस प्रकार हम कहें, हर चौघड़िया का संबंध अलग अलग ग्रहों से है, हर चौघड़िया का संबंध अलग अलग विशेष कार्यों से है। और यही हम देखते हैं कि कौन सा का विशेष कार्य हमें करना है, और आज का चौघड़िया उपयुक्त है या नहीं, कब का चौघड़िया उपयुक्त है, और इसे जब हम देखते समय, उपयोग करते समय यह निश्चित करते हैं कि दिन का चौघड़िया जो हुआ करता है कालवेला, वारवेला और राहु काल से ग्रसित हुआ करता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हुआ करता है। तो इस प्रकार हम जो अशुभता से प्रतिव्याप्त स्थिति है, जो भी चौघड़िया अशुभता लिए हुए है, उसका त्याग कर देते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। शेष चौघड़िया का हम उपयोग उस विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त करते हैं, जिसका विवरण हमने चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया में डाला है। उससे उस संबंधित कार्यों से को करने के लिए उस चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। आज का चौघड़िया को देखें तो चूंकि आज शनिवार है, इसलिए काल रात कल चौघड़िया से आरंभ होता है, जो दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है, और यही चौघड़िया से समाप्ति भी होती है। आज का चौघड़िया क्रमशः प्रातः का चौघड़िया कालवेला से 8:26 से 10:06 तक राहु काल से, अपराह्न 1:26 से 3:06 तक वारवेला से, और संध्या 4:45 से 6:25 तक काल बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया, आरंभ का चौघड़िया लाभ चौघड़िया है, जो कि 6:25 से 7:45 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। और अंतिम चौघड़िया भोर में 3:46 से 5:06 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग की प्रस्तुति हम आपको 5वें भाग में ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने अंतिम भाग में। स्वागत है आपका आज के अंक ज्योतिष के प्रस्तुति में। यह हमारा दैनिक पंचांग का अंतिम भाग हुआ करता है। हम अपने पिछली प्रस्तुतियों में, सभी प्रस्तुतियों में यह जिक्र करते आए हैं कि अंक ज्योतिष
में एकल अंक प्रयोग किया जाता है। 1 से 9 अंक की विशेषता ज्यादा होती है, उसी अंकों की महत्ता दी जाती है, वही अंक हमारे परिणाम देते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष में एकल अंक का प्रयोग होता है। शून्य को गणना में नहीं लेते हैं क्योंकि वह अनंत को दर्शाता है। साथ ही कोई अंकों का समूह यदि मिल जाए, एक से ज्यादा अंकों का, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। यदि हमें शब्द मिलते हैं या शब्द या अंकों का समूह मिलते हैं, तो उन शब्दों में प्रयुक्त हुए अंकों का, अक्षरों का जो अंकीय मूल्य है उसमें उससे परिवर्तित कर और फिर पुनः वो प्राप्त अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम फिर अंक ज्योतिष के मूलांक और भाग्यांक से संबंध जोड़कर फलित करते हैं। मूलांक और भाग्यांक हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो जन्म तिथि है उसका जन्म तिथि वर्ष माह के रूप में जो मिलता है, तो जन्म तिथि का योग मूलांक के रूप में ड्राइवर के रूप में होता है, और जन्म तिथि मूलांक और भाग्यांक जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़कर भाग्यांक निकालते हैं, और इसी से हमारी हम विवेचना करते हैं। आज का आगे यदि हम देखें, यहाँ यह बताते चले कि सभी अंकों को जो 1 से 9 अंक है, इनके अलग अलग शासक ग्रह हैं, और सभी अंक हमारे वास्तु के विभिन्न दिशा को इंगित करते हैं, और साथ में ये हमारे शरीर में जो तत्व है उसको भी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए कोई अंक यदि हमारे शरीर में कम है, या हमारी जन्म तिथि में कोई अंक कम है या बहुत ज्यादा है, तो वह तत्व हमारे शरीर में ज्यादा हुआ करता है या नुकसान करता है, कम हुआ करता है, इम्बैलेंस होता है, और जिससे कई रोग हमारे हो सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के मूलांक में। आज का तिथि 10 है, जिसका मूलांक 1 शून्य को जोड़कर 10 होता है, और 10 5 और 2025 को जोड़कर भाग्यांक बनता है जो 6 होता है। तो विभिन्न मूलांक वाले व्यक्ति को संबंध आज के भाग्यांक से क्या है? तो जिनका जन्म 1 10 19 28 तारीख को हुआ तो होता है, एक मूलांक होता है, 1 और 6 का संबंध मित्रता का हुआ करता है, इसलिए 3.5 स्टार मिल रहे। सफलता का दर मध्यम है, 80% सफलता का दर है। 2 11 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का 2 मूलांक बनता है। चंद्रमा इनके शासक हैं, और इनका संबंध 2 और 6 का संबंध तटस्थता का है, इसलिए सफलता का दर 40% है। 2.5 स्टार मिले। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत नहीं, मतलब अगर मीडिया में यदि है तो संचार संबंध से यदि ये कर रहे हैं तो इसमें फोकस इनको देना है, अपने आप को ग्लैमरस प्रस्तुत करना है, तो इनके लिए यदि वैसा है, जहां तक उसे संबंध है, तो इनके लिए जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। 3 और 6 का संबंध शत्रुता का है, तो जो जातक का जन्म 3 12 21 या 30 तारीख को हुआ है, वह उनका मूलांक 3 बनता है। बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं, शत्रुता का संबंध है, इसलिए शून्य उनको प्रतिफल मिल रहा है। सावधान रहने की जरूरत दैनिक जीवन में। 4 मूलांक वाले 4 13 22 31 तारीख को जिनका जन्म है, राहु देव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 और 6 का संबंध मित्रता का है, 90% सफलता का है। यदि ये मीडिया ग्लैमरस लाइफ शुक्र ग्लैमर को शो करता है, एक्टिंग से संबंध है, तो इनके लिए जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। 5 मूलांक वाले
5/14/23 जिनका जन्म होता है, बुद्धदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। आपस में 4-5 आपस में 5 और 6 का संबंध मित्रता का है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन ग्लैमरस रिलेटेड जो संबंधित कार्य हैं उनसे यदि संबंध है तो जो इनका सक्सेस रेट है, सफलता का दर है, वो बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 जिनका जन्म है, शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 6 मूलांक होता है इनका। 6 और 6 का संबंध मित्रता का है। 4 स्टार मिल रहे हैं। ग्लैमरस ही ग्लैमर है। 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक जिनका है, 7/16/25 जिनका जन्म तिथि है, केतु देव जिनके स्वामी होते हैं, 7 और 6 का संबंध मित्रता का है। 80 से 100% सफलता का दर है, होने की उम्मीद है। टॉप अगर सफलता का स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में यदि जहाँ तक इन्वॉल्व है तो क्योंकि केतु धर होते हैं, पैर से संबंध होता है इनका। और गति जिसमें हो, शुक्र की भी गति होती है, केतु भी कहते हैं खूब पैदल चलने के लिए। तो स्वाभाविक है जो स्पोर्ट्स की गतिविधि से जुड़े हुए हैं उनके लिए 300 जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। 8 मूलांक वाले, 8/17/26 को इनका किसी माह का जन्म होता है, शनि देव इनके स्वामी बनते हैं। 8 और 6 का संबंध मित्रता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और कानून और मीडिया के लिए ये यदि संबंध रखते हैं तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 9 मूलांक वाले, 9/18/27 जिनका जन्म है, 9 मूलांक बनता है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। तो आपस में 9-6 का संबंध शत्रुता का है, इसलिए सफलता का दर जो स्टार मिल रहा है, 3 स्टार तो जरूर मिल रहा है, लेकिन 30% ही सफलता का दर है। फिर भी एक कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहने का सलाह इनको मिलता है। और यदि ग्लैमरस लाइफ में लीड कर रहे हैं तो भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। तो ये रहे हमारे ज्योतिष के अनुसार प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे, हमारे प्रस्तुति को देखते रहे, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और पुनः यदि पहली बार देख रहे हैं तो इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को नोटिफिकेशन बटन से जरूर दबा लें। साथ ही साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच, ताकि उनके जीवन में शुभता ज्यादा, अशुभता नगण्य हो, जीवन सार्थक हो सके, समृद्धशाली हो सके और उनके निर्णय क्षमता को बढ़ा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। और अंत में आपका सुझाव, फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने में सफल होते हैं आपके सुझाव के कारण। तो सुझाव देना नहीं भूलें। और हो सके तो लाइक बटन दबाकर मनोबल बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए, नई प्रस्तुति तक के लिए, तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान। और आपका दिन ऊर्जा से भरा हो, कार्य में आपका जो है सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।